वेलकम स्टूडेंट्स। जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद बेसिक्स, राइट। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज, एंड इन द एंड वी विल डिस्कस अ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। माई सेल्फ मनु शर्मा एंड यू आर वॉचिंग एरो क्लासेस। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Electrostatic is made up of two words. The first is electric and the second is static. The electric here refers for electric charge and the word static means that does not move or change with respect to time. That means a body in rest is said to be in static position. So we can say that electrostatic deals with the study of fields, potentials and forces arises due to static electric charge. स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का और फोर्सेस की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। द थ्री बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। So let us suppose I have two electrons separated by a very small distance r. They may be in the outermost orbital or maybe in any orbital of the atom. As we know, electron is not a massless particle. इलेक्ट्रॉन मासलेस पार्टिकल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है, और वो मास अबाउट कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. So due to the masses of the electrons there should work an gravitational attractive force. न्यूटन बाबा क्या बोलते हैं, न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं या कोई भी दो मास बॉडीज अपने पास है तो उनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स तो लगेगा ही लगेगा फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ से क्या होगा, दो मास बॉडीज के बीच में ऑलवेज क्या लगता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कुछ ना कुछ मास है, मे बी ये मास बहुत स्मॉल है बट आर भी स्मॉल है, तो एज अ रिजल्ट इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। बहुत कम लगेगा बट ये तो श्योर है कि लगेगा। दैट मीन्स दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये स्लाइटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए क्योंकि इनका मास है और मास की वजह से इनमें क्या लगेगा, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। बट it was to be found that instead of attracting they are repelling each other. ठीक है, यहां पे लगना चाहिए ग्रेविटेशनल, यहां पे लगना चाहिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। बट साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि ये अट्रैक्ट करने की बजाय क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अभी ऐसा क्यों हुआ, इस रिपल्शन का रीजन क्या है, इस रिपल्शन का क्या रीज़न हो सकता है। इस रिपल्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है जो ग्रेविटेशन फोर्स को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैं एक्स एक्सिस के अंदर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूँ। एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, -x एक्सिस पे 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी। ओके, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इधर से मैंने 5 न्यूटन लगाया, इधर से मैंने 3 न्यूटन लगाया, तो किधर मूव करेगा ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा। ठीक बात है, क्योंकि ये वाली जो फोर्स है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इस वाली फोर्स से ज़्यादा है। तो रिजल्टेंट फोर्स मेरी क्या होगी, 2 न्यूटन होगी, और उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मेजर फोर्स की डायरेक्शन ही होगी। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग दे आर रिपेलिंग ईच अदर। दैट मीन्स देयर मस्ट वर्किंग एन एडिशनल फोर्स विच इज डोमिनेटिंग दिस ग्रेविटेशन फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी फोर्स को अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देते हैं। ठीक बात है, ये अट्रैक्ट होने चाहिए ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, बट ये क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। इसका मतलब कोई दूसरी फोर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा है और उसकी डायरेक्शन ग्रेविटेशन फोर्स से अपोजिट है। उसकी वजह से जो नेट फोर्स मेरे पास में बन रही है वो रिपल्सिव फोर्स बन रही है। तो इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, अभी देखिए
ग्रेविटेशन फोर्स के जनरेशन का रीज़न क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स तभी जनरेट होगी जब बॉडी के अंदर क्या होगा, मास होगा। अगर ये मेरे पार्टिकल्स मासलेस होते लाइक फोटोन, तो इनके बीच में ग्रेविटी वर्क नहीं करती, बट यहाँ पे क्या है, इनका मास है, और ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडीज देयर विल बी द जनरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। In the same way, electric force is generated due to something which is known as charge, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स है वो जनरेट हो रही है किसी भी बॉडी की मास की वजह से। उसी तरह ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका भी कोई ना कोई जनरेशन का रीज़न होना चाहिए, तो ये जनरेट होती है चार्ज की वजह से, और अपन इसको इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट, इस इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट। चार्ज की SI यूनिट डिस्कस करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज करंट। किसी कंडक्टर में से कितने टाइम के लिए कितना चार्ज पास आउट हो रहा है, उसके रेशियो को अपन क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो करंट का फॉर्मूला अपन क्या बोल सकते हैं? करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, जो क्या हो जाएगा Q/T। Q किसको रेफर कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय Q, सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, ठीक है। इस फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू IT। तो चार्ज का मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? करंट इनटू टाइम। कितना करंट कितने टाइम के लिए किसी कंडक्टर में से पास आउट हुआ, उसके रेशियो, उसके प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूँगा? चार्ज बोलूँगा। अभी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा कंसिडरेशन करके कि जो मेरा करंट है वो 1 एम्पियर का है। करंट की यूनिट कितनी होती है? एम्पियर होती है, SI यूनिट। एंड जो मेरे पास में टाइम है यहाँ पे, वो मेरे पास में कितना है? टाइम भी 1 सेकेंड का है, ठीक है। तो करंट मेरे पास में 1 एम्पियर हो गया, टाइम मेरे पास में 1 सेकेंड हो गया। इन दोनों वैल्यूज़ के मैंने यहाँ पे पुट की, तो मेरे पास में चार्ज कितना आया? चार्ज मेरे पास में आ गया 1 एम्पियर सेकेंड, ओके। ये जो एम्पियर सेकेंड है, इस एम्पियर सेकेंड को क्या बोला जाता है? कूलम्ब। दिस इज नोन एज कूलम्ब एंड डिनोटेड बाय C। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। इस एम्पियर सेकेंड को अपन क्या बोलते हैं? कूलम्ब बोल देते हैं शॉर्ट के अंदर। तो यहाँ से मैं 1 कूलम्ब को डिफाइन कर सकता हूँ। 1 कूलम्ब इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड व्हेन द करंट इज एट 1 एम्पियर। जब करंट 1 एम्पियर पे हो और 1 सेकेंड के लिए मैं क्या फ्लो कर दूँ उसके अंदर से? चार्ज फ्लो कर दूँ, तो उस चार्ज को मैं क्या बोलूँगा? 1 कूलम्ब बोलूँगा, ठीक है। तो ये बात हुई SI यूनिट चार्ज की। और जो CGS यूनिट होती है चार्ज की, वो होती है स्टेट कूलम्ब। उसको क्या बोलते हैं? स्टेट कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज अपन ने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज में अपन डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक पोजीशन क्या होती है। तो सपोज कीजिए ये मेरे पास में कंडक्टर है, ओके। कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कंडक्टर मेरा किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से, किसी भी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका स्विच क्या है? अपना ऑफ है, सर्किट ऑफ है। तो अपन बोल सकते हैं कि या तो सर्किट से कनेक्ट है, तो उसका जो सर्किट है वो अपना ऑफ है, या फिर वो किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स का जो ओवरऑल नेट मोशन है वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूँगा उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मेरे मोशन करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव पोलरिटी से पॉजिटिव पोलरिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे स्विच ऑफ है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट मोशन है वो क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे क्या है? करंट कैरियर्स है, चार्ज कैरियर्स है, एज इनको चार्ज अपन बोल सकते हैं। तो ये जो चार्ज है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये स्टैटिक पोजिशन में है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे हैं, टाइम की रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। सो सच चार्ज इज नोन एज स्टैटिक चार्ज। इस टाइप का जो चार्ज होता है इसको अपन क्या बोल देंगे? स्टैटिक चार्ज बोल देंगे। और इस स्टैटिक चार्ज की जो स्टडी है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट दैट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन टू नो द नेचर ऑफ द चार्ज। आप सबने सुना होगा
कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बात कहाँ से आई, कैसे पता चली कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ही करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ही करेंगे। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट फ्रैंकलिन ने। तो बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसका सिंपल सा सेटअप है। देखते हैं उन्होंने क्या किया। इन द फर्स्ट केस उन्होंने ग्लास रोड ली, उस ग्लास रोड को उन्होंने सिल्क से रब किया। सिल्क के फैब्रिक से रब करने के बाद उन्होंने उस ग्लास रोड को सस्पेंड कर दिया नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से। ओके, नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से सस्पेंड करने का क्या रीज़न है यहाँ पे। जब ग्लास को सिल्क से रब किया तो क्या हुआ, ग्लास पे और सिल्क पे कुछ चार्जेस प्रोड्यूस हुए। वो चार्जेस जो ग्लास पे प्रोड्यूस हुए वो अपने न्यूट्रलाइज ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने इसको नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से सस्पेंड किया। अगर मैं यहाँ पे कंडक्टिंग थ्रेड ले लेता हूँ एंड लेटेस्ट सपोज कि यहाँ पे अपना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो जो नेगेटिव चार्ज है दैट मीन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे इस कंडक्टर के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर कर जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ग्लास न्यूट्रलाइज। इन द सेम वे अगर ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ दैट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स ग्लास में ट्रांसफर होकर अगेन ग्लास के चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, नॉन कंडक्टिंग थ्रेड लिया ताकि जो भी ग्लास के अंदर चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो न्यूट्रलाइज ना हो, उसको सस्पेंड कर दिया। अगेन आइडेंटिकल ग्लास ट्यूब ली, सेकंड ग्लास ट्यूब ली, इस ग्लास ट्यूब को भी क्या किया, एक सिल्क के फैब्रिक से रब किया। और जब इस ग्लास ट्यूब को वो सस्पेंडेड ग्लास ट्यूब के पास लेके आए तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे ये दोनों ग्लास ट्यूब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, उन्होंने सोचा भाई रिपल्शन का क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न ये हो सकता है कि सेम काइंड ऑफ मटेरियल को अपन ने सेम सैंपल से क्या किया, इलेक्ट्रीफाई किया, तो इन पे सेम चार्जेस इंड्यूस हुए होंगे और सेम चार्जेस में यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। ओके, इन द सेकेंड केस उन्होंने क्या किया, एक इबोनाइट रोड ली, इबोनाइट इज सम काइंड ऑफ हार्ड रबर, इबोनाइट रोड ली और इस इबोनाइट रोड को उन्होंने फर से रब किया, फर से या अपन बोल सकते हैं वूल से। फर से रब करने के बाद इस इबोनाइट रोड को उन्होंने सस्पेंड किया नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से ताकि जो इबोनाइट में चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं वो न्यूट्रलाइज ना हो जाए। अगेन उन्होंने एक आइडेंटिकल सेकेंड इबोनाइट रोड ली, उस इबोनाइट रोड को फिर से फर से रब किया और जब इस सस्पेंडेड रोड के पास में लेके आए तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो उन्होंने ये सोचा भाई रिपल्शन होने का अगेन वही रीज़न है, अपन ने सेम काइंड ऑफ मटेरियल को सेम सैंपल से रब करके इलेक्ट्रीफाई किया है, दैट मीन इनमें क्या हो रहा है, सेम चार्जेस प्रोड्यूस हुए और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। इन द थर्ड केस उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रोड ली जो कि ऑलरेडी सिल्क से रब्ड है, उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से। फिर एक इबोनाइट रोड ली जो कि ऑलरेडी रब्ड है फर से, और जब इन दोनों रोड्स को पास में लेके आए तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि अभी जो ग्लास रोड और इबोनाइट रोड है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ग्लास रोड है वो इलेक्ट्रीफाई हुई है डिफरेंट सैंपल से रब करने पे, और जो इबोनाइट रोड है वो इलेक्ट्रीफाई हो गई है डिफरेंट सैंपल से रब करने पे। सो इनके जो मेथड्स हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के वो डिफरेंट है, तो इन पे डिफरेंट चार्जेस प्रोड्यूस हुए होंगे और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो ग्लास रोड और जो इबोनाइट रोड है इनका चार्ज मेजर किया। एक डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी वैसे ही बड़ा हो चुका है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया, इस ग्लास रोड का और उसके बाद इस इबोनाइट रोड का चार्ज मेजर किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब ग्लास को सिल्क से रब किया तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट मीन डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ग्लास ने क्या किया, सिल्क से रब करने पे अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क पे ट्रांसफर कर दिए, तो सिल्क पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इन अ सिमिलर वे ये जो सेकंड आइडेंटिकल ग्लास ट्यूब थी इसमें भी क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। और जब इस सेकंड आइडेंटिकल रोड को सस्पेंडेड ग्लास रोड के पास में लेके गए तो उन्होंने क्या देखा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया कि दो लाइक चार्जेस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल्स ईच अदर, दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सेकंड केस में क्या हुआ, इबोनाइट रोड ली, तो उन्होंने इस इबोनाइट रोड का गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से क्या निकाला, चार्ज निकाला। तो उन्होंने देखा कि इबोनाइट रोड पे नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इबोनाइट रोड पे फर के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए और फर्क कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया यहाँ पे। और जो सेकेंड ट्यूब थी उसके साथ भी सेम ही केस हुआ, तो इस पर भी क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गए। और जब इन दोनों को पास लेके आया तो उन्होंने देखा ये रिपेल हो रही है। तो यहाँ से फिर क्या कंक्लूजन निकला कि नेगेटिव और नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करते हैं,
रिपेल करते हैं। थर्ड केस में क्या हुआ, जो ग्लास रोड है जो सिल्क से रब्ड है इस पे पॉजिटिव चार्ज था, जो इबोनाइट रोड है जो अपनी फर से रब्ड है इस पे नेगेटिव चार्ज था, और जब पॉजिटिव नेगेटिव को पास में लेके आए तो उन्होंने क्या देखा, अट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, डिफरेंट नेचर के चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जो क्वेश्चन आता है वो ये कि जब ग्लास को सिल्क से रब किया तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन सिल्क पे ट्रांसफर हो गए, ऐसा क्यों हुआ? और जब इबोनाइट को फर से रब किया तो फर के इलेक्ट्रॉन इबोनाइट पे ट्रांसफर हो गए। इसका उल्टा भी तो हो सकता था, यहाँ पे ये भी पॉसिबल था कि सिल्क के इलेक्ट्रॉन ग्लास पे आ जाए और ग्लास नेगेटिव हो जाए, और यहाँ पे ये भी पॉसिबल था कि इबोनाइट के इलेक्ट्रॉन फर पे आ जाए और इबोनाइट पॉजिटिव हो जाए। ऐसा ही क्यों हुआ? तो इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न है थ्रेशहोल्ड एनर्जी का। थ्रेशहोल्ड एनर्जी का, जिसे वर्क फंक्शन फाई से डिनोट करते हैं। थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स बाउंड स्टेट। ग्लास एंड इबोनाइट बोथ आर इंसुलेटर्स, दोनों इंसुलेटर हैं। तो दोनों इंसुलेटर है तो इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाउंड स्टेट में। ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूव करने के लिए। तो जब ग्लास रोड को सिल्क से रब किया तो ग्लास रोड को सिल्क से रब करने पे क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, एंड ड्यू टू दिस हीट, ड्यू टू दिस थर्मल एक्साइटेशन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्लास के भी और सिल्क के भी एक्साइट हुए। एक्साइट होने से क्या हुआ, इसकी जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी होती है ग्लास की, वो क्या होती है, ग्लास की थ्रेशहोल्ड एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू सिल्क से। दैट मीन ग्लास रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फ्री इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बाउंड स्टेट। ग्लास को लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी एनर्जी थर्मल एक्साइटेशन से ग्लास लेके क्या कर सकते हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाउंड स्टेट से अनबाउंड स्टेट में ला सकता है। दैट मीन ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके फ्री हो सकते हैं। जबकि सिल्क की जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी है वो क्या है, हाइयर है। तो सिल्क की थ्रेशहोल्ड एनर्जी हाइयर है, दैट मीन्स सिल्क को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो कि रबिंग से और सिर्फ हीट से गेन करनी पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो ग्लास है वो तो इलेक्ट्रॉन्स अपने रिमूव कर देगा, और सरफेस कॉन्टैक्ट की वजह से वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अपने ग्लास से सिल्क पे मूव कर जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट ये तो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी कम थी, इसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी ज़्यादा थी। इन अ सिमिलर वे सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में भी यही होता है। जो इबोनाइट रोड होती है उसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फर। दैट मीन इबोनाइट रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव और फ्री इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बाउंड स्टेट एज कंपेयर टू फर। तो जब इनको रब किया तो हीट प्रोड्यूस हुई, और थर्मल एक्साइटेशन की वजह से क्या हुआ, इस बार जो फर है उसकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी डाउन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ने थर्मल एक्साइटेशन की जो एनर्जी है वो गेन की और वो फ्री हो गए, और फ्री होके वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, सरफेस कॉन्टैक्ट की वजह से कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, इबोनाइट पे। तो फर के इलेक्ट्रॉन इबोनाइट पे ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया। तो इसलिए थ्रेशहोल्ड एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये ट्रांसफर इसी टाइप का होता है। तो यहाँ से इस पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकल के आया कि लाइक चार्जेस repels each other and unlike charges, different nature charges attracts each other। एक कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का और निकल सकता है। वो कंक्लूजन ये है कि जो चार्जेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में ट्रांसफर हो सकते हैं, उनका म्यूचुअल ट्रांसफर पॉसिबल है। ग्लास को सिल्क से रब करने पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इबोनाइट को फर्स्ट से रब करने पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इससे दो रिजल्ट्स निकल के आए, एक तो like charges repel and unlike charges attracts each other, and second result is that the mutual transfer of the electrons between two bodies is possible and the total charge of the system will always remain conserved। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।